स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी नन्हे फरिश्ते या नन्हे शैतान। शताब्दी एक्सप्रेस का सफर था। मेरे पास 3 की कतार वाली सीट्स की आखिरी अर्थात खिड़की वाली सीट थी। कुछ ही देर में बगल वाली सीट्स पर एक खूबसूरत जोड़ा आकर बैठा। उनके साथ उनसे भी सुंदर एक प्यारी सी बच्ची थी। गुलाबी फ्रिल वाली फ्रॉक में वह एकदम गुलाब का फूल लग रही थी। नाम भी बड़ा प्यारा सा था, खुशी। उन लोगों के स्थानापन्न होते ही बच्ची खिड़की के लिए जिद करने लगी। सौजन्य का तकाजा था, अतः मैंने अपनी सीट उन्हें देकर किनारे की सीट ले ली। लेकिन परी रानी इससे संतुष्ट नहीं हुई। उन्हें अलग अस्तित्व चाहिए था, इसलिए वे माँ को धकियाने लगी। मैंने कहा, गाड़ी चलने तक इंतजार कर लेते हैं। अगर सामने वाली सीट पर कोई नहीं आया तो मैं चली जाऊंगी। कम से कम झांसी तक कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे और उनके भाग्य से समानांतर दोनों सीटें खाली रही और मैं उठकर वहां बैठ गई। मैंने सोचा अब शांति हो जाएगी, पर यह तो तूफान का आगाज था। मिनरल वाटर की बोतलें वितरित हुई तो उनके लिए उसने माँ से छीना झपटी की। उन्हें खोलने की जिद की। मना करने पर उस बोतल का शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। फिर फ्रूटी आई। अपने हाथ से पीने की कोशिश में गुड़िया ने 3 स्ट्रॉज शहीद कर दिए। माँ ने हल्के से डांट लगाई तो फ्रूटी से माँ के साथ रंग पंचमी खेल डाली। वे रूमाल गीला करके अपना चश्मा और चेहरा पोंछती रही और गुड़िया अपनी फ्रॉक बर्बाद करती रही। मुझे लगा सहनशीलता का कोई राष्ट्रीय पुरस्कार हो तो वह इस बच्ची की माँ को मिलना चाहिए। पर वे शीघ्र इस दौड़ से बाहर हो गई। नाश्ते के पैकेट आए और गुड़िया पूरी ताकत के साथ उन पर टूट पड़ी। कचौड़ी को उसने बॉल की तरह उछाल दिया। टोमेटो सॉस का पाउच दांतों से काटने की कोशिश में आधा सीट पर और आधा जमीन पर गिरा दिया और फिर दोनों डिब्बों की टॉफियां झपट कर मुट्ठी में भर ली। उसके इस नदीदेपन से माँ के सब्र का बांध टूट गया। उसने बिटिया को डांटते हुए उठाकर धम से सीट पर पटक दिया। देखते ही देखते वह नन्ही सी परी साक्षात दुर्गा बन गई। आंखें तरेर कर बोली, एक खींच के दूंगी साली को, गाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। हाँ। माँ बाप दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। खुशी बेटे, ऐसा नहीं बोलते, आप अच्छे बच्चे हो ना। माँ बाप दोनों आप कहकर मरे जा रहे थे और वह थी कि गंदी मम्मी गंदा पापा की रट लगाए जा रही थी। माँ अपनी झेप मिटाने के लिए बार बार कहे जा रही थी, पता नहीं इसे आज क्या हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं करती। मैंने एक सुझाव दिया, शायद उसे टॉयलेट जाना होगा। बच्चे डर के मारे ट्रेन में जाते नहीं हैं और बेचैन हो जाते हैं। आप जरा पुचकार कर उसे ले जाइए। मेरा सुझाव उन्हें पसंद आया। शायद वे भी थोड़ी देर के लिए सबकी नजरों से ओझल होना चाहती थी। टॉयलेट की तरफ जाते हुए खुशी लगातार माँ की गर्दन पर मुक्के बरसा रही थी, उसे चिकोटी काट रही थी, बाल नोच रही थी। पिता अभी भी अपनी शर्म से उभरे नहीं थे। बोले, पता नहीं बच्चे ये सब कहाँ से सीख जाते हैं। हमारे घर में तो इस तरह कोई बोलता नहीं है। मैडम जॉब में हैं? मैंने पूछा। हाँ, बैंक में हैं। घर में बच्ची को कौन देखता है? दिन भर के लिए एक आया रखी हुई है। देखिए, आया लोगों के अपने संस्कार होते हैं, अपनी भाषा होती है, अपनी आदतें होती हैं। बच्चे अनजाने ही सब सीखते जाते हैं, इसीलिए घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। वे कुछ न भी करें तब भी नौकरों को उनका डर बना रहता है। थोड़ी रोक टोक होने से बच्चे भी लाइन पर रहते हैं। ये रोक टोक ही तो पसंद नहीं है। वे एकदम फट पड़े, नहीं तो बड़े बुजुर्ग किसके घर में नहीं होते। बोलते बोलते वे एकदम चुप हो गए। समझ गए कि श्रीमती जी लौट रही हैं। वे एकदम रुआंसी हो रही थी। बोली, अब थोड़ी देर आप घुमाइए, नीचे उतरने की जिद कर रही है। झांसी तक नीचे उतरने का सवाल ही नहीं था। उतनी देर पापा उसके अत्याचार सहते रहे। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, माँ बाप दोनों कमाते हैं।
वे बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, महंगे खिलौने, महंगी शिक्षा देने में समर्थ हैं। पर एक ही जगह चूक हो जाती है, वे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। इसके लिए उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास इफ़रात से समय है, उन्हें उनकी गृहस्थी में जगह नहीं है। मेरा हमेशा से मत रहा है कि घर में बुजुर्गों के होने से बच्चों में संस्कार आते हैं, एक अनुशासन पैदा होता है। पर एक बुजुर्ग दंपति ने मेरी इस राय को सिरे से झुठला दिया। एक परिचित के यहाँ जाने का सुयोग हुआ। दादा दादी इकलौते पोते को लेकर गदगद थे। पूरे वक्त उसी का गुणगान करते रहे। पोता पहले तो दादाजी के चश्मे के लिए मचल रहा था, पर दादी ने अपनी 3 तोला वजनी चेन उतारकर उसे खेलने के लिए दी तो वह उसमें मगन हो गया। कुछ देर बाद नाश्ता आया। छोटू अपना खेल रोककर बोला, हम लड्डू लेंगे। अरे वाह, यह तो बोलने लगा है। इतनी देर से चुप थे जनाब, तो हमें लगा अभी बोलते नहीं हैं। अभी आपने उसका बोलना सुना कहाँ है? आपको नमूना दिखाएं? भोलू, उन्होंने आवाज दी। 14-15 साल का लड़का जो नाश्ता दे गया था भीतर आया। दादाजी ने इशारा किया तो उसने छोटू के हाथ से बिस्कुट छीन लिया। छोटू क्षणभर तो हतप्रभ रह गए, फिर शुरू हो गए। चाले तुत्ते तमीने, चूअर, उल्लू ता पत्था। बच्चा धारा प्रवाह बोले जा रहा था। इतने से बच्चे का गाली कोष देखकर मैं तो दंग रह गई। दादा दादी हंस हंसकर लोटपोट हुए जा रहे थे। कुछ देर बाद छुटकू की मम्मी चाय लेकर आई और सन्नाटा छा गया। बहू ने चाय की ट्रे भरसक शालीनता से मेज पर पटकी और बच्चे को झपट कर उठा लिया। आसन संकट से सहमा बच्चा दादी की गुहार लगाता रहा, पर उसकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। बहू बच्चे को भीतर ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब महारानी धमाधम कूटेगी, दादी ने दादा को उलाहना देते हुए कहा। पता नहीं आपको क्या मजा आता है उसे पिटवाने में। दादाजी बोले, भगवान ने बच्चा दिया है तो उसकी कदर नहीं है। जिनके यहाँ बाल गोपाल नहीं होते, उनसे पूछो कैसे तरसते रहते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चा सुबकता हुआ बाहर आया। मम्मी ने मारा, हम मम्मी की पिटाई करेंगे। दादी ने उसे गोद में लेते हुए आश्वस्त किया। फिर एक बार भोलू को आवाज दी गई। दादाजी ने 10 का एक नोट उसे पकड़ाते हुए कहा, जाओ मुन्ना को टॉफी दिलवा कर लाओ। बच्चा हुलसता हुआ भोलू के साथ चला गया। मैं चलने लगी तो बहू बोली, आंटी, मुझे उस तरफ ही जाना है, चलिए आपको छोड़ देती हूँ। मैंने मना नहीं किया। उसका मंतव्य मैं समझ गई थी। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने कहा, आपने देखा ना, ये मेरे बच्चे को कैसे बिगाड़ रहे हैं। उसकी जबान तो बिगाड़ ही दी है। उसके मन में मेरे लिए एक डर, एक नफरत भी पैदा हो गई है। मैंने कहा, हाँ, अभी तुतलाकर बोलता है तो प्यारा लगता है। वह आदत जो एक बार पड़ गई तो आसानी से जाएगी थोड़े ही। बड़े होने पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगी। परेशानी उसे क्या होगी, हमें ही होगी। शर्मिंदा भी हम ही होंगे। वह तो अपने पापा की तरह गालियों में गुंथ कर ही बात करेगा। सच आंटी जी, शुरू शुरू में तो पीहर जाते भी शर्म आती थी। इसकी बातों का अंदाज देखकर भाई बहन शर्म से सिर झुका लेते थे। मेरे पापा तो उठकर चले ही जाते थे। बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर करके इनकी आदत छुड़ा पाई हूँ। अजीब ही परिवार है। गाली देने को मर्दानगी की निशानी समझता है। मुझे सचमुच बच्चे की माँ पर दया हो आई। इस तरह का आसुरी लाड प्यार बच्चे को कहाँ ले जाएगा। कल को पलट कर दादाजी को ही एक तगड़ी गाली दे देगा, तब क्या तब भी इसी तरह मुस्कुराएंगे। एक घरेलू पार्टी में जाने का मौका मिला। आमंत्रितों में महिलाएं ही थी। घर का इकलौता 5 साल का बच्चा महिला मंडल के बीच अपनी कलाकारी दिखा रहा था। पहले तो अंग्रेजी की 2-3 कविताओं का साभिनय पाठ हुआ, फिर हेरा फेरी के गोलमाल के डायलॉग सुनाए गए। उसके बाद कजरारे और बीड़ी जलिएले पर ठुमके शुरू हो गए। लगता है तुम्हारा बेटा फिल्मों में जाएगा, मैंने कहा। अब कुछ तो कहना ही था, पर उसकी माँ ने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, हमारा चीकू तो पायलट बनेगा, है न चीकू। चीकू डांस भूल गया और काल्पनिक हवाई जहाज उड़ाने लगा।
मैं तो पायलट बनूंगा, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर लाऊंगा, मम्मी पापा को उसमें बिठाकर सिंगापुर ले जाऊंगा। सिंगापुर में उसकी बुआ थी शायद। गुड्डू, अपने हवाई जहाज में हमें भी ले चलोगे ना? उसकी दादी ने प्यार से पूछा। तब तक क्या तुम जिंदा रहोगी? उसने मासूमियत से कहा। हम लोग तो सन्न रह गए और उसकी माँ एकदम गदगद हो रही थी। इसकी इमेजिनेशन इतनी वंडरफुल है। मैं तो उसकी वंडरफुल इमेजिनेशन की दाद नहीं दे सकी। मैंने भरसक स्वर को नरम बनाकर कहा, चीकू, ऐसा नहीं कहते, बुरी बात। अच्छा बताओ, तुम मम्मी पापा को ले जाओगे तो दादी क्या घर में अकेली रहेंगी? उन्हें डर नहीं लगेगा? अब भी थोड़ी। उसने मेरी नादानी पर तरस खाते हुए कहा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब। तब तो ये बूढ़ी हो जाएंगी न, और बूढ़े लोग तो मरते ही है ना। चीकू की माँ एक बार फिर उसकी इमेजिनेशन पर निहाल हो गई और मैंने सिर पीट लिया।